जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका जय बालाजी क्लासेस में। दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं वैदिक सभ्यता। दोस्तों वैदिक सभ्यता का जो समय काल है वो माना जाता है 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। अब दोस्तों इसको वैदिक सभ्यता क्यों कहा जाता है? तो दोस्तों सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के पश्चात जिस सभ्यता या संस्कृति का विकास हुआ उसकी जानकारी हमें वेदों से प्राप्त होती है, इसलिए इसको हम वैदिक सभ्यता कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के पश्चात जिस सभ्यता एवं संस्कृति का विकास हुआ उसकी जानकारी वेदों से प्राप्त होती है, अतः इस काल को वैदिक काल की संज्ञा दी गई है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब थोड़ा सा आगे देखते हैं हम कि वैदिक काल को अध्ययन की दृष्टि से दोस्तों हम दो चरणों में विभक्त कर सकते हैं। ठीक है, तो वैदिक काल को दो चरणों में विभक्त किया तो पहला हो गया हमारा पूर्व वैदिक काल या इसी को कहते हैं हम ऋग्वैदिक काल, और दोस्तों दूसरा हो गया हमारा उत्तर वैदिक काल। दोस्तों जो ऋग्वैदिक काल का समय काल है वह माना जाता है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, और दोस्तों जो उत्तर वैदिक काल का समय है वह माना जाता है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि वैदिक काल जो है इसके निर्माता कौन थे। तो दोस्तों वैदिक काल जो है इसके निर्माता थे आर्य। कौन थे? आर्य। दोस्तों अब इस आर्य शब्द से 4 से 5 क्वेश्चन बन जाते हैं। आइए देखते हैं हम कैसे क्वेश्चन बनते हैं इससे। तो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि वैदिक सभ्यता के निर्माता कौन थे। तो वैदिक सभ्यता के निर्माता कौन थे? आर्य, पहला क्वेश्चन। अब इसके बाद क्वेश्चन दूसरा बनता है दोस्तों कि आर्य शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में कितनी बार मिलता है। तो कितनी बार मिलता है? 3 बार मिलता है, दूसरा क्वेश्चन हो गया। इसके बाद हम बात करें कि आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है। तो आर्य शब्द का अर्थ होता है दोस्तों श्रेष्ठ, तीसरा क्वेश्चन हो गया दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आर्यों ने भारत में प्रवेश कहाँ से किया। तो दोस्तों आर्यों ने भारत में प्रवेश खैबर दर्रे से किया, चौथा क्वेश्चन हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये आर्य जो हैं दोस्तों ये वैदिक सभ्यता के निर्माता हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं इनके बारे में, आर्यों के बारे में। तो आर्य की बात करें तो इस संस्कृति अर्थात वैदिक संस्कृति के निर्माता कौन माने जाते हैं? आर्य माने जाते हैं। इनका ऋग्वेद में उल्लेख कितनी बार मिलता है? 3 बार मिलता है। आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है दोस्तों? श्रेष्ठ होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों आर्य जो थे भाषीय एवं सांस्कृतिक थे, ना कि नस्लवादी समूह। अब दोस्तों हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कुछ विद्वानों के अनुसार आर्य एक नस्लवादी समूह थे, लेकिन यह अवधारणा अब अमान्य हो गई है। नवीन शोधों के आधार पर यह माना गया है कि आर्य भाषाई एवं सांस्कृतिक थे, ना कि नस्लवादी समूह। ठीक है दोस्तों, इसलिए आर्यों को भाषाई एवं सांस्कृतिक माना जाता है। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही दोस्तों इनके मूल स्थान को लेकर विवाद बना हुआ था। ठीक, लेकिन अब इनको मध्य एशिया का मूल निवासी मान लिया गया है। ठीक है, तो इसी तरह से आर्यों के मूल स्थान को लेकर भी विवादों में मतभेद है। इस संदर्भ में कुछ विद्वानों ने इन्हें भारत निवासी मानते हैं। ठीक, कुछ विद्वान इनको क्या मानते हैं? भारत निवासी मानते हैं, और इनका यह भी विचार है कि भारत से ही ये अन्य क्षेत्रों में गए। लेकिन दोस्तों यह मत अस्वीकार कर दिया गया है। कुछ विद्वान इन्हें बाहर का निवासी मानते हैं, और इस संदर्भ में मध्य एशिया को इनका मूल स्थान माना जाता है, और ये मानते हैं यहाँ से क्रमिक प्रवास के माध्यम से भारत आए। और दोस्तों यही सही माना जाता है कि आर्यों का जो मूल निवास स्थान है वो क्या है? मध्य एशिया है। और दोस्तों यह मत दिया किसने है? तो यह मत दोस्तों मैक्स मूलर ने दिया है, और मैक्स मूलर के इस मत से दोस्तों अधिकांश विद्वान संतुष्ट या सहमत भी हैं। ठीक है दोस्तों, तो आर्यों का मूल निवास स्थान क्या है? मध्य एशिया। अब दोस्तों ऋग्वैदिक काल को जो हमने 2 चरणों में विभक्त किया था, एक ऋग्वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल, उसमें से सबसे पहले हम पढ़ेंगे दोस्तों ऋग्वैदिक काल को। तो ऋग्वैदिक काल की बात करें तो दोस्तों ऋग्वैदिक काल का जो समय काल माना जाता है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। अब दोस्तों ऋग्वैदिक काल को भी हम पढ़ने की दृष्टि से अनेक चरणों में विभक्त करेंगे और उनको वारी वारी से पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करें दोस्तों इस संस्कृति का ज्ञान हमें ऋग्वेद नामक ग्रंथ से होता है, अतः इसे ऋग्वैदिक संस्कृति कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इस संस्कृति का ज्ञान ऋग्वेद नामक ग्रंथ से होता है, अतः इसे ऋग्वैदिक संस्कृति कहा जाता है। अब बात करें दोस्तों ऋग्वैदिक काल को पढ़ने के लिए हम इसको ऋग्वैदिक जनजीवन में विभाजित करेंगे, और ऋग्वैदिक जनजीवन को विभाजित करेंगे हम कितने रूपों में दोस्तों? 5 रूपों
रूपों में। ठीक है, आइए देखते हैं सबसे पहले कि ऋग्वैदिक काल में आर्यों का भौगोलिक ज्ञान पहला, दूसरा ऋग्वैदिक काल में सामाजिक जीवन, तीसरा ऋग्वैदिक काल में राजनीतिक जीवन, चौथा ऋग्वैदिक काल में आर्थिक जीवन और पांचवा ऋग्वैदिक काल में धार्मिक जीवन। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों हमने सामाजिक जीवन को पढ़ने की दृष्टि से पुनः तीन चरणों में विभाजित कर दिया है। ठीक है, जिसमें से सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे वर्ण व्यवस्था सामाजिक जीवन के अंतर्गत, दूसरा पढ़ेंगे हम स्त्रियों की दशा और तीसरा पढ़ेंगे दोस्तों विवाह है। ठीक, ऐसे ही आर्थिक जीवन को पढ़ने के लिए दोस्तों इसको हमने 4 चरणों में विभाजित कर दिया है। इसमें पढ़ेंगे हम पहला पशुपालन, दूसरा पढ़ेंगे हम क्या कृषि, तीसरा पढ़ेंगे हम इसमें क्या शिल्प व्यवसाय और चौथा क्या पढ़ेंगे इसमें दोस्तों व्यापार। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज हम सबसे पहले इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं ऋग्वैदिक काल में आर्यों का भौगोलिक ज्ञान। ठीक है, तो ऋग्वैदिक काल में दोस्तों आर्यों का भौगोलिक ज्ञान। तो दोस्तों ऋग्वैदिक काल में आर्यों के भौगोलिक ज्ञान की जानकारी हमें किससे प्राप्त होती है? तो यह जानकारी दोस्तों हमें ऋग्वेद में वर्णित नदियों, पर्वतों और मरुस्थल के नामों से होती है। ठीक है, इसके बाद हम बात करें दोस्तों ऋग्वेद में जिस भारत का वर्णन किया गया है वह उत्तर भारत का केवल एक भाग था। ठीक है, और आर्य यहीं से खैबर दर्रे से होकर भारत आए थे। ठीक है, तो ऋग्वेद में वर्णित भारत उत्तर भारत का केवल एक भाग है। आर्य किस दर्रे से होकर भारत आए? तो आर्य दोस्तों खैबर दर्रे से होकर भारत आए। इसके बाद हम बात करें दोस्तों ऋग्वैदिक आर्यों का विस्तार। तो ऋग्वैदिक काल में आर्यों का विस्तार कहां से कहां तक था? तो दोस्तों इसकी बात करें हम कि ऋग्वैदिक काल में आर्यों का पूर्वी विस्तार तिब्बत से लेकर इनका पश्चिमी विस्तार कहां तक था? अफगानिस्तान तक। और उत्तर में इनका विस्तार कहां पर था? तुर्किस्तान। और दक्षिण में कहां तक था? हरियाणा के आसपास तक। ठीक है, तो ऋग्वैदिक काल में आर्यों का विस्तार पूरब में तिब्बत से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान तक और उत्तर में तुर्किस्तान से लेकर दक्षिण में हरियाणा के आसपास तक था। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद हम बात करें कि ऋग्वैदिक आर्यों के भौगोलिक ज्ञान की जानकारी ऋग्वेद में वर्णित पर्वत, मरुस्थल एवं नदियों के नाम से होती है। अब दोस्तों सबसे पहले हम इसमें पर्वत की बात करें तो ऋग्वेद में हिमवंत नामक पर्वत का उल्लेख मिलता है, अर्थात हिमालय पर्वत का उल्लेख मिलता है। साथ ही साथ यहाँ पर हिमवंत पर्वत अर्थात हिमालय पर्वत की चोटी मंजूवत चोटी का भी ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है। और दोस्तों मंजूवत चोटी पर कौन सी वनस्पति पाई जाती थी? तो सोम नामक वनस्पति पाई जाती थी। ठीक है दोस्तों, पर्वत हो गया। इसके बाद हम बात करें मरुस्थल की तो दोस्तों मरुस्थल को ऋग्वैदिक काल में धन्व कहा जाता था। क्या कहा जाता था? धन्व कहा जाता था। इसके बाद हम बात करें दोस्तों ऋग्वेद में जो समुद्र का वर्णन है या उल्लेख है किसी जलराशि के रूप में किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो ऋग्वेद में समुद्र का किसी जलराशि के रूप में उल्लेख मिलता है। इसके बाद हम बात करें दोस्तों ऋग्वेद के नदी सूक्त में कितनी नदियों का उल्लेख किया गया है? तो 25 नदियों का उल्लेख किया गया है। ठीक, आइए देखते हैं ऋग्वेद के नदी सूक्त में कुल 25 नदियों का उल्लेख किया गया है, जबकि संपूर्ण वैदिक साहित्य में कुल 33 नदियों का उल्लेख किया गया है। ठीक है दोस्तों, ऋग्वेद के नदी सूक्त में कुल 25 नदियों का उल्लेख किया गया है, जबकि संपूर्ण वैदिक साहित्य में कुल 33 नदियों का उल्लेख किया गया है। ठीक, इसके बाद हम बात करें दोस्तों एक ऋग्वैदिक कालीन नदी है विपाशा नदी, जिसका ऋग्वेद में उल्लेख नहीं किया गया है। ठीक, तो ऋग्वेद के नदी सूक्त में विपाशा नदी अर्थात व्यास नदी का उल्लेख नहीं है। ऋग्वेद का जो नदी सूक्त है ऋग्वेद के किस मंडल में स्थित है? तो वह ऋग्वेद के 10वें मंडल में स्थित है। ठीक है दोस्तों, चलो अब नदियों की बात कर रहे हैं दोस्तों। सबसे पहले देखते हैं हम सरस्वती नदी। तो दोस्तों सरस्वती नदी से भी 3-4 क्वेश्चन बन जाते हैं कि क्वेश्चन आएगा कि ऋग्वैदिक काल में आस्था की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन थी? तो सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन थी? सरस्वती नदी। इसके बाद हम बात करें दोस्तों ऋग्वैदिक काल में नदीतमा, अम्बितमा, देवीतमा और मादितमा के नाम से किस नदी को जाना जाता था? तो सरस्वती नदी को जाना जाता था। इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि ऋग्वैदिक काल की सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है? सरस्वती नदी को माना जाता है। ठीक है, तो 3 से 4 क्वेश्चन आराम से बन जाते हैं। ठीक, तो आइए बात करें हम कि ऋग्वैदिक काल में सरस्वती नदी आस्था की दृष्टि से
सबसे महत्वपूर्ण नदी थी। यहाँ पर दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण नदी लिख लेना, ठीक है। तो ऋग्वैदिक काल में सरस्वती नदी आस्था की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण नदी थी। इसके बाद हम बात करें दोस्तों, इसे अर्थात सरस्वती नदी को ऋग्वेद में नदीतमा, अम्बितमा, देवीतमा, मातेतमा आदि नामों से संबोधित किया गया है। इसके बाद बात करें दोस्तों, यह ऋग्वैदिक काल की सबसे पवित्र नदी थी, ठीक है। सरस्वती नदी हो गया। इसके बाद हम देखें सिंधु नदी से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, ऋग्वैदिक काल में आर्थिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन थी? सिंधु नदी। ऋग्वैदिक काल में हिरण्यानी किस नदी का नाम था? सिंधु नदी का। सिंधु नदी का ऋग्वेद में कितनी बार उल्लेख किया गया है? तो कितनी बार किया गया है? 176 बार, ठीक है। तो आर्थिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण नदी ऋग्वैदिक काल की कौन है? सिंधु नदी। इसके बाद हम बात करें, इसे हिरण्यानी भी कहा गया है, ठीक, अर्थात हिरण्यानी किसे कहा गया है? सिंधु नदी को कहा गया है। इसके बाद हम बात करें, ऋग्वेद में सिंधु नदी का उल्लेख कितनी बार मिलता है? 176 बार मिलता है, ठीक। इसके बाद हम आगे बात करें दोस्तों, तो गंगा का ऋग्वेद में कितनी बार उल्लेख है? 1 बार। और यमुना का ऋग्वेद में कितनी बार उल्लेख है दोस्तों? 3 बार। ये 2 क्वेश्चन यहाँ से बन जाएंगे कि ऋग्वेद में गंगा का 1 बार तथा यमुना का 3 बार उल्लेख मिलता है। इसके बाद हम बात करें दोस्तों, ऋग्वेद में वर्णित अंतिम नदी कौन सी है दोस्तों? तो ऋग्वेद में वर्णित अंतिम नदी गोमती नदी है दोस्तों, ठीक। अब इसके बाद ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख नदियों की बात करें दोस्तों, जो भारत में है, ठीक, जो भारत में प्रवाहित होती हैं उनकी बात कर रहे हैं, ठीक। तो दोस्तों क्वेश्चन कैसा बनता है कि मान लो अस्कनी किस नदी का प्राचीन नाम है? तो अस्कनी किस नदी का प्राचीन नाम है दोस्तों? चिनाब नदी का है, ठीक है दोस्तों। ये ऋग्वैदिक कालीन नाम है और ये वर्तमान के नाम है इन नदियों के, ठीक। तो सिंध किस नदी को कहा जाता था दोस्तों? सिंधु नदी को कहा जाता था। बितस्ता दोस्तों किस नदी को कहा जाता था? झेलम नदी को कहा जाता था। अस्कनी किस नदी को कहा जाता था? तो दोस्तों अस्कनी चिनाब नदी को कहा जाता था। परुष्णी किस नदी को कहा जाता था? रावी नदी को कहा जाता था। विपाशा किस नदी को कहा जाता था? व्यास नदी को कहा जाता था। शतुद्री किस नदी को कहा जाता था? सतलज नदी को कहा जाता था, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर हमने ऋग्वैदिक काल का आर्यों का भौगोलिक विस्तार या भौगोलिक जीवन के बारे में पढ़ लिया है। अब जो हमारा दूसरा वीडियो होगा दोस्तों ऋग्वैदिक काल का, वो ऋग्वैदिक काल के सामाजिक जीवन के बारे में होगा, इसलिए नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलें। तो दोस्तों यदि आपको हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, साथ ही साथ हमारे वीडियो पर लाइक और कमेंट करना ना भूलें।